अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है स्टूडेंट्स। तो हमारा लेक्चर नंबर 1 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में हमारा लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है और आज हम चलते हैं लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा हम एक करते हैं C² 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय म्यू। अक्सर हम बाइंडिंग एनर्जी का जब न्यूमेरिकल्स वगैरह करते हैं तो हम C² की जगह ये वैल्यू पुट करते हैं। तो आज हम ये प्रूव करेंगे कि आखिर ये वैल्यू निकलती कहाँ से है। C² 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय म्यू आखिर आती कहाँ से है। तो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट लेक्चर जो था उसमें हमने काफ़ी न्यूक्लियस के बारे में बातचीत की थी, न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया। तो अगर आपने अभी तक वो लेक्चर हमारा नहीं देखा तो वो आप जाके देख सकते हैं। न्यूक्लियस के बारे में आप बेसिक इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर कौन से पार्टिकल्स होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर बेसिक फंक्शन क्या चल रहा होता है। तो आज हम चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 2 की जानिब, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मास डिफेक्ट। सबसे पहले मास डिफेक्ट की मैं हेडिंग दे देता हूँ, मास डिफेक्ट। ओके, दिस इज मास डिफेक्ट। ओके, दिस इज मास डिफेक्ट। ओके, अब ये मास डिफेक्ट बेसिकली होता क्या है। लेट्स सपोज आप से मैं क्वेश्चन करता हूँ कि लेट्स सपोज ये मेरे पास दो मार्कर्स हैं, इसका वेट है 1 केजी, इसका वेट है 1 केजी। मैं अज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है ना। सेपरेटली अगर हम इन दोनों का वेट ऐड करें तो इनका वेट बनेगा 2 केजी। लेकिन जब हम इनको आपस में इस तरीके से कंबाइन कर देते हैं, दोनों मार्कर्स को कंबाइन कर दूंगा, तो क्वेश्चन ये होता है कि क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इनका वेट अभी भी 2 केजी रहेगा। नहीं, इनका वेट अभी 2 केजी नहीं रहेगा। जब ये आपस में इस तरीके से कंबाइन होंगे तो इनका वेट 2 केजी से कम होकर मीन थोड़ा सा वेट यहाँ से मीन मिस हो जाएगा। 1.9999, ठीक है ना, 0.1 मैस क्या हो गया यहाँ से मिस हो। तो वो मैस जो मिस हो रहा है आप उसे कहते हैं बेसिकली मिसिंग ऑफ मैस, को हम कहते हैं मास डिफेक्ट, ठीक है ना। वो अभी हम प्रूव करते हैं। ये आपको फील तो हो गया होगा ना कि दो, जब आप लेट्स सपोज ये आप लेट कर लें प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन को लेट कर लें, ठीक है ना। इनका मास कलेक्टिवली लेट्स सपोज इसका सेपरेटली 1 केजी 2 केजी बन रहा है सेपरेटली। लेकिन जब ये न्यूक्लियस बनाते हैं तो इनका मास 2 केजी नहीं रहता, मास थोड़ा सा कम हो जाता है। उस फिनोमेना को हम कहते हैं मास डिफेक्ट। ओके, मैं अभी आपको समझाता हूँ। लेट्स सपोज आपके पास ये प्रोटॉन है सेपरेटली और ये न्यूट्रॉन है। ओके, ये प्रोटॉन 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 और ये लेट्स सपोज न्यूट्रॉन। जब हम इन दोनों को लेट्स सपोज इसका वेट है 1 केजी, इसका भी कितना है 1 केजी। जब मैं इनको दोनों को ऐड करूंगा तो इनको वेट क्या होना चाहिए 2 केजी है। लेकिन जब ये दोनों आपस में फ्यूज्ड होते हैं या आपस में कंबाइंड होते हैं, न्यूक्लियस बनाते हैं, लेट्स सपोज एक न्यूक्लियस आ गया प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन लिख रहा हूं, आप अकॉर्डिंग टू दिस लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इनका वेट ये 2 केजी नहीं रहता, इनका वेट हो जाएगा लेट्स सपोज 1.9 हो जाएगा, ठीक है। एक छोटा सा मास यहाँ से मिस हो रहा है, 0.1 केजी मास यहाँ से मिस हो रहा है। इस मिसिंग मास को आप कहते हैं मास डिफेक्ट। ओके, अभी हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इसकी डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं। ओके, ये फील तो आप लोगों को हो गया होगा ना कि जो मिसिंग मास होता है उसी को हम क्या कहते हैं मास डिफेक्ट कहते हैं। जब न्यूक्लियंस कंबाइंड होते हैं या फ्यूज्ड होते हैं आपस में, तो वहां पर जो एक छोटा सा मास का हिस्सा होता है वो क्या हो जाता है मिसिंग हो जाता है। आप उसी को कहते हैं मास डिफेक्ट। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखने वाला हूं। व्हेन न्यूक्लियंस आर कंबाइंड, when nucleons when nucleons are combined together or fused together, are fused combined together, और हम कह सकते हैं fused, okay, combined together or fused to form a nucleus, form a nucleus, then the mass that will be missing, then the mass then the mass that will be missing
that will be missing is called mass defect. ये कहलाएगा मास डिफेक्ट। यानी कि जो मास, जब न्यूक्लियंस दो आपस में कंबाइंड होते हैं और न्यूक्लियस बनाते हैं, तो वहां पे जो मास जो है वो वहां से मिसिंग हो रहा होता है, तो हम उसी को कहते हैं मास डिफेक्ट। ओके, मीन जो मास मिस हो रहा होता है उसी को हम कहते हैं मास डिफेक्ट। ओके, अगर हम इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर हम फाइंड करने चले तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे इसको ये दोनों मार्कर्स हैं, ठीक है ना, इनका वेट है 2 kg। सेपरेटली जब हमने ऐड किया तो 2 kg हो गया, लेकिन मास ऑफ जब इन दोनों को ऐड के न्यूक्लियस बनाते हैं 1.9 kg है। मीन मास ऑफ न्यूक्लियंस इज ग्रेटर देन मास ऑफ न्यूक्लियस। ओके, ये बात हमेशा याद रखना, मास ऑफ न्यूक्लियंस इज ग्रेटर देन मास ऑफ न्यूक्लियस। बात हमेशा याद रखना, मास ऑफ न्यूक्लियन इज ऑलवेज ग्रेटर देन मास ऑफ न्यूक्लियस। अब हमने फाइंड करना है तो छोटा सा मास, ठीक है ना, जो मास जो मिस हो रहा है वो हमने अब फाइंड करना है। मीन डेल एम मैंने फाइंड करना है, तो छोटा सा मास मैंने फाइंड करना है। अब मैंने क्या करना पड़ेगा, अब लेट्स सपोज मेरा छोटा सा मास लेट्स सपोज यहाँ पे 2 kg, यहाँ पे 1.9 kg, तो हमें यहाँ से तो पता है ना मास कितना मिस हो रहा है 0.1 kg, ठीक है ना। तो मैंने क्या करता हूँ, 2 kg में से इन दोनों के सेपरेटली जो मैस थे उनमें से मैं इनका कलेक्टिव मैस, मीन जो न्यूक्लियस का मैस है, मैस ऑफ न्यूक्लियन में से मैं मैस ऑफ न्यूक्लियस माइनस कर दूंगा। मीन मैस ऑफ न्यूक्लियस 1.9 kg, मास ऑफ न्यूक्लियंस 2 kg, सो 2 kg माइनस 1.9 kg इज इक्वल टू 0.1 kg। यहाँ पे यही करने वाला हूँ, मास ऑफ न्यूक्लियन, मास ऑफ न्यूक्लियन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मास को लेट्स एम लिख रहा हूं, ठीक है। अब न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो मैं लिख सकता हूं मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, ओके, माइनस मास ऑफ, मैं से भी एम लिख देता हूं और नीचे में लिख दूंगा आप न्यूक्लियस, ठीक है ना। इधर में न्यूक्लियस से लिखते हैं, कंफ्यूज ना हो जाए, न्यूक्लियस, ओके, मास ऑफ न्यूक्लियस। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पे ये सिर्फ एम और एम में आ गया, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन, नहीं, ये तो 1 प्रोटॉन का है ना, ये 1 प्रोटॉन का है, ये 1 प्रोटॉन का, लेकिन हमें मालूम है कि मास ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में कितना होता है, मीन चार्ज नंबर जिसे हम कहते हैं वो कितना होता है, z होता है। प्रोटॉन के मास के साथ हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, z, क्योंकि आप देखें एक न्यूक्लियस में मीन हमारे पास अब प्रोटॉन एक तो नहीं है, z नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और हम उसे एटम में z के साथ मीन उसे न्यूक्लियस में जो होता है हम उसको चार्ज नंबर कहते हैं, मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे z है, ठीक है। दूसरी तरफ मास ऑफ न्यूट्रॉन, ओके, अब कितने न्यूट्रॉन का मास ले रहे हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी हमें पता होना चाहिए, तो कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पे होंगे, हमें मालूम है a माइनस z जब हम करते हैं तो मास ऑफ कितने नंबर होते हैं न्यूट्रॉन, ठीक है, a माइनस z न्यूट्रॉन के a माइनस z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, ठीक है। ये बात समझ आ रही है ना, a माइनस z कहाँ से निकलता है, बेसिकली a z x है, आपके पास कोई भी न्यूक्लियस वगैरह है, तो यहाँ से ये तो आ गया चार्ज नंबर, मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन, या क्या मास नंबर, तो मास नंबर में से इसको जब माइनस करते हैं तो नीचे क्या बच जाता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन बन जाता है, ठीक है ना। अब सिंपल अगर आप इसको अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके से देखेंगे, न्यूक्लियस बेसिकली मास ऑफ जो न्यूक्लियस होता है वो तो मास ऑफ न्यूक्लियस ही होता है ना, मीन मास ऑफ न्यूक्लियस जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइन करके 2 आ रहा है और नीचे हमने चार्ज नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 लिखा है, तो डेफिनेटली मास नंबर में से 2 माइनस 1 करेंगे 1 आएगा, जो रिमेनिंग होगा उसे हम क्या कहते हैं, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स कहते हैं। तो आप अभी इधर देखें ZMT, अब यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन के साथ a माइनस z लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर मैं इसे ये देखें मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, a माइनस z मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये मेरे पास आ गया।
अब हम फाइंड करते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर। ये तो मास इफेक्ट आ गया ना हमारे पास। अब ये जो डेल एम है ये हमने आगे जाके यूज करना है बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करते हुए। तो अब देखते हैं बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली क्या होता है। बाइंडिंग एनर्जी और कुछ न्यू चीज नहीं आ रही, बाइंडिंग एनर्जी भी वही होता है। जब आपने दो न्यूक्लियस को आपस में ऐड करवाया, न्यूक्लियस जब बना, तो न्यूक्लियस बनने से पहले वो हल्का सा जो मास डिफेक्ट हुआ था, जो मास मिस हो रहा था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब एनर्जी की किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, हीट में, लाइट में, ठीक है ना। मेन तक जब दो न्यूक्लियस आपस में कंबाइन होते हैं या फ्यूज होते हैं न्यूक्लियस बनाने के लिए, तो वहां से जो एनर्जी इमिट होती है हम उसे कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। या फिर एक जो न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस है, जितनी एनर्जी इसको ब्रेक करने के लिए, स्प्लिट अप करने के लिए मुझे दरकार है, ताकि मैं इस न्यूक्लियस को न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यानी कि न्यूक्लियंस में कन्वर्ट कर दूं, उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, बाइंडिंग एनर्जी। ओके, आप इसकी डेफिनेशन इस तरीके से लिख लीजिए, लेट्स सपोज बाइंडिंग एनर्जी energy that is required to split up the nucleus, into nucleons is called binding. Is called बाइंडिंग एनर्जी। इस बात की समझ आ गई। ये न्यूक्लियस है, जितनी एनर्जी इसको ब्रेक डाउन करने के लिए यानी इसको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में तोड़ने के लिए लगेगी, उसी एनर्जी को हम कहेंगे बाइंडिंग एनर्जी। या तो ये दोनों जो लेट्स सपोज प्रोटॉन न्यूट्रॉन यानी न्यूक्लियंस हैं, जब आपस में हम इन्हें कंबाइन करेंगे, तो जब न्यूक्लियस की फॉर्म में ये बनेंगे, तो यहाँ से जो एनर्जी इमिट होगी, मास डिफेक्ट, वो ये एनर्जी यहाँ से भी, जो मास यहाँ से मिस हो रहा है, E is equal to mc square, according to E is equal to mc square, मीन मास अगर है वो एनर्जी होगी, मास को किसी तरीके से तो इमिट नहीं हो सकता, वो एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वहां से फिर जो एनर्जी इमिट हो रही है, आप उसे कहेंगे बाइंडिंग एनर्जी। ओके, बाइंडिंग एनर्जी का होप आपको समझ आ गई होगी कि बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली होता क्या है। लेट्स सपोज अगर हम बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करते हैं, तो हमारे पास एक ही फार्मूला है, E is equal to mc square। बाइंडिंग एनर्जी को हम डिनोट करते हैं B के साथ, बाइंडिंग एनर्जी। यहाँ पे मास डिफेक्ट, क्योंकि हमने कहा कि इतनी एनर्जी इमिट होगी ना, जितना मीन वहाँ से मास मिस हो रहा है, वही तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे डेल एम अभी हमने प्रूव किया है मास डिफेक्ट में कि ZMP प्लस A minus Z mass of neutron minus mass of nucleus। ओके, ये चीज क्लियर हो गई। इसके साथ हमें क्या लिख देना है, C स्क्वायर लिख देना है। ये हो गई है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन ये हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया किसका एक्सप्रेशन, बाइंडिंग एनर्जी का। ये है कि न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस और C स्क्वायर है। अब यहाँ पे हम अक्सर बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करते हैं, C स्क्वायर की जगह हम एक वैल्यू पुट करते हैं, C स्क्वायर इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय म्यू। म्यू मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि एटॉमिक मास हमेशा एटॉमिक मास यूनिट में मेजर किया जाता है, और एटॉमिक मास यूनिट को हम डिनोट करते हैं म्यू के साथ। ओके, ये हमारे पास हो गया। ये अभी हम प्रूव करते हैं कि C स्क्वायर इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय म्यू कैसे आ रहा है, ठीक है ना। अभी हम इसका एक छोटा सा प्रूफ देते हैं, या आपने अगर स्नैपशॉट वगैरह लेना है तो ले लीजिए। ओके, अभी हमने ये प्रूव करना है कि C स्क्वायर की जगह मैं ये क्यों लिखता हूँ। C स्क्वायर की जगह हम लोग ये 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय म्यू है, ये हम क्यों लिखते हैं। यहाँ पे लिख रहा हूँ कि C स्क्वायर इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय म्यू हम लोग अक्सर क्यों लिखते हैं, ठीक है। तो आइंस्टाइन का मास एनर्जी रिलेशन तो यही है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ठीक है। E इज इक्वल टू m की जगह मास, ठीक है,
और मास हम एटॉमिक मास फाइंड करें तो एटॉमिक मास यूनिट में होगा, मीन म्यू में होगा, और 1 म्यू किसके इक्वल होता है 1.67 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -27 किलोग्राम के इक्वल होता है। ठीक है, इस चीज के इक्वल आ गया, हमने यहाँ पे ये वैल्यू कर दी 1.67 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -27 आ गया। ठीक है, यहाँ पे c है तो c की आपने वैल्यू पुट कर देनी है। c की हमारे पास क्या वैल्यू होती है 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 8 ऑफ इसका स्क्वायर, ये आ रहा है जूल में। ओके, तो जूल से हम दूसरे में कन्वर्ट करेंगे मीन इलेक्ट्रॉन वॉट में, तो हम उसे डिवाइड करना पड़ेगा 1 पॉइंट, अभी इसको ये लिखते हैं ऊपर 10 रेज़ की पावर -27 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 8 का स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वॉट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -19 से डिवाइड इलेक्ट्रॉन वॉट में हो गया। अब यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है वो आपके पास आ रही है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वॉट। ठीक है, यहाँ पे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वॉट हमारे पास एनर्जी आ रही है। तो वापस से कर लेट्स में से इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ ना, यहाँ से हमने यही प्रूव किया है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एनर्जी वापस इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ मीन 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वॉट इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ये अलग है। यहाँ पे c स्क्वायर की मैं वैल्यू फाइंड करूँ तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वॉट, और एटॉमिक मास हम फाइंड कर रहे हैं तो एटॉमिक मास का यूनिट क्या होता है म्यू। मैं उसके यूनिट में लिख देता हूँ म्यू की फॉर्म में, तो वही चीज बन गई जो हमने प्रूव करनी थी। c स्क्वायर की जगह हम 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वॉट डिवाइड में म्यू क्यों पुट करते हैं, ये प्रूव हो चुका है कि इस वजह से c स्क्वायर की वैल्यू हमने ये फाइंड कर ली है कि हम ये c स्क्वायर की जगह हम 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वॉट डिवाइडेड बाय म्यू हम क्या कर सकते हैं पुट कर सकते हैं। उसके बाद आज का हमारा जो लास्ट पॉइंट आएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस। ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी की समझ आ गई, c स्क्वायर की जगह हम पुट कर रहे हैं 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वॉट डिवाइडेड बाय म्यू। उसके बाद हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, अब हमारा टॉपिक ये आ रहा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी मीन ईबी पर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को हम किससे डिनोट करते हैं एक से, न्यूक्लियस की मास को हम मास को किससे डिनोट करते हैं ए से हम डिनोट करते हैं। ये क्या बन गया आपके पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, समझ आ रही है। बस पर मीन डिवाइड न्यूक्लियस मीन न्यूक्लियस का मास। ऑलराइट, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस को हम क्या करते हैं, ये हमने इस एक्सप्रेशन लिखी मीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी को मास ऑफ न्यूक्लियस के साथ क्या करते हैं डिवाइड कर दे तो हमारे पास आ जाएगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस के सारे एटम्स वगैरह की सेम रहती है डिफरेंट रहती है, तो हमने क्या करना पड़ेगा, तो जो बाइंडिंग एनर्जी होती है ना, बाइंडिंग एनर्जी अभी हमने पढ़ा कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी भी न्यूक्लियस को स्प्लिट अप करने के लिए उसके मीन रिस्पेक्टिव न्यूक्लियस में। ओके, तो लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे छोटा सा कोई न्यूक्लियस ले लेता हूँ। अब न्यूक्लियर फोर्स के बारे में हमने पिछले लेक्चर में न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ा था कि यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, जैसे बहुत छोटा सा अगर आपके पास एटम है ना, तो न्यूक्लियर फोर्स की रेंज क्या होती है 10 रेज़ की पावर -15 होती है। ओके, अगर इस रेंज से बाहर ना जाए, नहीं छोटा सा एक एटम है, छोटा सा न्यूक्लियस है, तो जाहिर है ये फोर्स वहाँ पे ज़्यादा करेगी, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह को स्ट्रांगली होल्ड करके रखेगी। जब यहाँ भी स्ट्रांगली होल्ड करके रखी है तो बाहर से जो हमें एनर्जी देना पड़ेगी वो क्या होगी लार्जर होगी। यानी कि अगर बाइंडिंग एनर्जी ग्रेटर है तो इसका मतलब एटम ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा स्टेबल एटम को भी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है ना आयोनाइज वगैरह होने के लिए या एक्साइटेशन करने के लिए, स्प्लिट अप करने के लिए। ठीक है ना, सिंपली मीन स्प्लिट अप करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। जबकि एक बड़ा सारा मीन एटम है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दूर दूर पड़े हुए हैं, ये दूर दूर पड़े हुए हैं। ठीक है ना, वहाँ पे एक न्यूक्लियर फोर्स जिसकी रेंज 10 रेज़ की पावर -15 है वो कम एक्सर्ट करेगी, तो मीन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट मीन हम कह सकते हैं बहुत दूर दूर हैं। ठीक है, उन पे हम थोड़ी सी भी एनर्जी लगाएंगे बाहर से, बाइंडिंग मीन थोड़ी सी भी एनर्जी हम देंगे तो वो क्या हो जाएगा स्प्लिट अप हो जाएगा। वो जो मास ऑफ जो न्यूक्लियस है वो अपने रिस्पेक्टिव न्यूक्लियस में चेंज हो जाएगा। तो
तो एक चीज हमेशा याद रखना, अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो बाइंडिंग एनर्जी भी ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी इसको ब्रेक डाउन करने के लिए लगेगी। अगर स्टेबिलिटी कम है तो कम एनर्जी हमें उसको ब्रेक डाउन करने के लिए लगेगी। ये आप पॉइंट अपने पास नोट कर लीजिए। बाइंडिंग एनर्जी ग्रेटर है, अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज कर रही है, बाइंडिंग एनर्जी मीन अगर ज्यादा है तो उसके साथ क्या ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी भी क्या है, इंक्रीज कर रही है। सिमिलरली आपने लिख लेना है कि बाइंडिंग एनर्जी कम है तो इसका मतलब स्टेबिलिटी भी कम है। अब ये देखा गया है कि जो बाइंडिंग एनर्जी होती है ना, जो स्टेबल हमारे पास जो मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं, मीन एटम्स, न्यूक्लियस होते हैं, उनका मास नंबर 50 से लेके 80 के दरमियान होता है, ठीक है ना, यानी कि वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। 50 से 80 के दरमियान सबसे ज्यादा क्या है, स्टेबल है। तो उनकी फिर बाइंडिंग एनर्जी भी क्या होगी, हाई होगी। मीन बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज होगी। जबकि जो 1 से 50 और 80 से मीन आगे जो जा रहे हैं जिनका मास नंबर, उनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी क्या है, कम है। तो हम अभी यहाँ पे लिख रहे होंगे जिनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, मीन फ्रॉम 50 to 80, फ्रॉम 50 to 80, ओके, 50 से 80 के दरमियान बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है। बाइंडिंग एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। जबकि 1 से लेके मीन 50 तक, 1 से लेके 50 तक बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज कर रही है। आप देखें तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अब यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी क्यों डिक्रीज करती है, क्योंकि हमें मालूम है कि 1 से लेके 50 तक फ्यूजन रिएक्शन में जो न्यूक्लियस वगैरह होते हैं वो फ्यूजन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और फ्यूजन रिएक्शन में एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी पहले ही यहाँ से रिलीज हो चुकी होती है, जिसकी वजह से बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज यहाँ पे हो जाती है। और सिमिलरली अगर हम बात करते हैं जिनका मास नंबर 80 से ऊपर है, मीन 80 से सो ऑन है, ठीक है ना, 80 से सो ऑन है, वहां पे भी बाइंडिंग एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। जिनका मास नंबर 50 से 80 तक है, बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज करेगी, क्योंकि स्टेबिलिटी ज्यादा है तो मीन ज्यादा एनर्जी चाहिए उनको उनके न्यूक्लियस को न्यूक्लियस में कन्वर्ट करने के लिए। सिमिलरली 1 से 50 तक बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज कर रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ ये जो न्यूक्लियस होते हैं लाइक हाइड्रोजन, मीन आप ये जो हाइड्रोजन वगैरह होते हैं ये ज्यादातर फ्यूजन रिएक्शन में काम आते हैं। और फ्यूजन रिएक्शन में हमें मालूम है कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी पहले ही रिलीज हो जाती है, जिसकी वजह से बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। जब 80 से 100 ऑन अगर हम ऊपर जाएं, यूरेनियम जिन कोई भी जिनका मास नंबर 80 से ऊपर जाता जाएगा तो हमें मालूम है वो फ्यूजन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और फ्यूजन रिएक्शन में भी एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी पहले ही रिलीज हो चुकी होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ चुका होगा कि बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पे क्यों डिक्रीज कर रही है, क्योंकि ये जो सारे न्यूक्लियस हैं ये फ्यूजन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पहले ही एनर्जी यहाँ से रिलीज हो जाती है। ये फ्यूजन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, पहले ही लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ से रिलीज हो चुकी होती है, जिसकी वजह से बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और ये मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस इनको कंसीडर किया जाता है 50 से 80 के दरमियान जिनका मास नंबर होता है, एटम एलिमेंट जिनका मास नंबर 50 से 80 के दरमियान होता है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। और जो एटम्स ज्यादा या न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होता है तो उनको फिर बाइंडिंग एनर्जी भी ज्यादा चाहिए होती होगी उनको ब्रेक डाउन करने के लिए। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, मास इफेक्ट, मास सॉरी डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी आपको समझ आ गया होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारे जो भी कंसेप्ट वगैरह हैं वो आपको क्लियर हो चुके होंगे। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को कोई ना कोई मेन क्वेश्चन वगैरह है तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट्स छोड़ सकते हैं और हम ज़रूर उस कमेंट्स का आंसर देंगे और आपके जो भी क्वेश्चन वगैरह हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स थैंक यू।